हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आपके पेपर भी मस्त हुए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बच्चों, जिसका इंतज़ार था सब लोगों को, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जितने भी हैं एडवांस अकाउंटिंग के, उसका आंसर लेकर आइए। तो बेटा, मैं अपने एडवांस अकाउंटिंग के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों पार्ट का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत डिस्कस भी करूंगा और पूरे सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको। बेटा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। और ये जो पीडीएफ मैं दूंगा आपको मेरे पेपर का, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप मेरा डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा एनालिसिस, वैसे तो मैं पिछले वाले वीडियो में एनालिसिस करवा चुका हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आए थे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देता हूं कहां कहां से हमारे क्वेश्चंस आए थे। देखो, सबसे पहले केस सिनेरियो 1 जो हमारा बाईबैक का क्वेश्चन था 8 नंबर का। उसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 2 नंबर का। ये एमसीक्यू पार्ट बता रहा हूं पहले। केस सिनेरियो 2 हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग से था 8 नंबर का। फिर केस सिनेरियो 3 था बेटा, उसमें 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक AS 26 का था, एक AS 16 का था और एक AS 12 का, फिर दूसरा भी AS 12 का था। और फिर 2 क्वेश्चन 14 और 15 नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो ये हमारे 30 नंबर के MCQ का पार्ट था। ठीक है, अच्छा जी। फिर डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा AS 22 से था। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 3 क्वेश्चन थे, 5 5 4 के। पहला AS 22 का 5 नंबर का क्वेश्चन था, AS 2 का 2 नंबर, AS 2 का 5 नंबर का क्वेश्चन था और AS 9 का भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, सॉरी। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट बनाने के लिए आया था आपका, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए आया था। बहुत ही एक नॉर्मल क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, 14 नंबर का। कैश फ्लो फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक लड्डू टाइप, 7 नंबर का क्वेश्चन। फिर AS 28 का भी बेटा बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, 7 नंबर में। अमालगमेशन 14 नंबर का क्वेश्चन आया एज यूजुअल, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। कंसोलिडेशन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, 14 नंबर का। AS 5 से 4 नंबर का क्वेश्चन आया। फिर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी क्या एलिमेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वही एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, इक्विटी, वही सब बताना था आपको। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 4 नंबर का क्वेश्चन था और ब्रांच अकाउंटिंग का एज यूजुअल 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा था। ठीक है, तो ये पेपर का एनालिसिस तो मैं आपको पहले ही वीडियो में करवा चुका था, लेकिन मैंने आज फिर से बता दिया कहां कहां से क्वेश्चन आए थे। चलिए, तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। ये हैं बेटा सॉल्यूशन जो मैंने बनाए हैं सितंबर 2025 के लिए एडवांस अकाउंटिंग के। बेटा, एक बात ध्यान रखना, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई गलती ना हुई हो, कैलकुलेशन मिस्टेक खासकर। मैंने पूरी कोशिश की है, कई बार चेक भी कर लिया है कि ना हुई हो, लेकिन फिर भी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मेरे नोटिस में ज़रूर लेकर आएँ और कमेंट करके मेरे को बता देना कि सर यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है ना? देखिए, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं हुई होगी, लेकिन हाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है कि कुछ हो गई हो। आइए, तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लिख दी है, सॉल्यूशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एजम्पशंस। इंस्टीट्यूट की कोई भी एजम्पशन डिफरेंट भी हो सकती है, तो मैंने कुछ जगहों पर एजम्पशन भी माना है। तो जो एजम्पशन मैंने लगाई है वो मेरी खुद की एजम्पशन है। हो सकता है इंस्टीट्यूट की कोई एजम्पशन डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, आपकी सजेशन और जो फीडबैक है उसको मैं हमेशा वेलकम करता ही हूँ। तो कोई भी बात हो आप मेरे को बताना। ठीक है ना, कॉमेंट में बता देना या मेरे को इस ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। आइए जी, पहले हम एमसीक्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा किसका था? बाईबैक का। केस सिनेरियो 1 हमारा बाईबैक का क्वेश्चन था। तो बाईबैक में क्या पूछा गया था, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? क्विक लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन. It has sufficient cash fund available with it. It decided to buy back shares to the maximum permissible limit on 4th July. The company has the following capital structure. 45 लाख की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है। फिर लोन फंड दे रखा है 350 लाख का। Quick Limited is considering to reduce the loan fund amount to 3 lakh by paying loan fund amounting to rupees 50 lakh before 4 July.
ठीक है, वो 300 लाख का जो है लोन जो था ना 350 लाख का ऊपर, वो 300 लाख करना चाहती है और 4 जुलाई से पहले पहले उसको पेमेंट कर देगी। The current market value of the company share is 250 per share, and to induce the existing shareholder to offer their share for buyback, it is decided to offer a price of 20% over the market value. तो बेटा अगर 250 रुपये हमारा मार्केट वैल्यू है, उसमें 20% आप ऐड करोगे तो ये जो है हमारा बाईबैक प्राइस आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, तो 300 रुपये हमारा बाईबैक प्राइस होगा। Based on the information given in the above case scenario, answer the following question number 1 to 4. What is the maximum permissible number of equity share that can be bought back if the loan fund is 350 lakhs? अगर लोन फंड 350 लाख है तो कितने शेयर हम बाईबैक करेंगे? तो बेटा इस केस में नील आएगा। क्यों नील आएगा? क्योंकि आपके पास जो प्रेजेंट इक्विटी है ना वो 174 है, 174 है। आप देख लीजिए 45 प्लस 74 प्लस 30 प्लस 25, यानी ये चारों चीजें हमारी प्रेजेंट इक्विटी है, तो इन सब का टोटल है 174। तो प्रेजेंट इक्विटी आपका 174 है और प्रेजेंट डेट जो है वो आपका 350 है। तो अगर 350 को मैं आधा कर दूं यानी 175 का मेरे पास, यानी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करने के लिए, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करने के लिए आपका जो डेट है ना वो अभी फिलहाल 2:1 से ज्यादा है डेट इक्विटी रेशियो। तो आपका जो है डेट का आधा अगर देखोगे 175, तो ये 174 से ज्यादा है। मतलब ये है कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करने के लिए डेट का आधा आपके पास होना चाहिए, तभी तो 2:1 रेशियो मेंटेन होगा। तो डेट का आधा होता है 175, जबकि आपके पास प्रेजेंट इक्विटी ही 174 है, तो आप बाईबैक तो कर ही नहीं सकते अभी फिलहाल। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल आप बाईबैक नहीं कर सकते। एक बात बताइए, अभी फिलहाल आपके पास लोन है 350, अब 2:1 रेशियो मेंटेन रखने के लिए आपके पास बाईबैक के बाद की इक्विटी 175 होना चाहिए, तभी रेशियो 2:1 मेंटेन रहेगा। लेकिन यहां तो प्रेजेंट इक्विटी ही आपका 174 है और बाईबैक के बाद तो और कम हो जाएगा, इसलिए आप अभी फिलहाल बाईबैक नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अभी नील आएगा। अगर आपका लोन फंड 350 रहता है तो बाईबैक आपका नील होगा, आप कर ही नहीं सकते। फिर कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक इफ द लोन फंड इज 300 लाख। अगर लोन फंड आपका 300 लाख है तो हमारा कितना होगा? तो इस केस में देखो, अगर लोन फंड 300 लाख है तो इसका मतलब लोन फंड का आधा कितना होगा? 150। तो आपका डेट 300 है, उसका आधा 150, तो आपका बाईबैक के बाद की इक्विटी आपके पास कितनी होनी चाहिए? 150, जबकि प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? 174। तो आपकी 24 की इक्विटी कम हो सकती है, समझे? अब इसको आपको डिवाइड करना है बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू से। तो बाईबैक प्राइस है 300, फेस वैल्यू है 100, तो आप 24 लाख को 400 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये आपका 6000 शेयर आ जाएगा। तो ये आपका इस केस में जो आंसर है वो डी होगा, 6000 शेयर। यानी प्रेजेंट इक्विटी आपका है 174, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करने के लिए, अगर 300 का डेट है तो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करने के लिए आपका जो इक्विटी है वो 150 होना चाहिए बाईबैक के बाद, जबकि है 174। तो इसका मतलब 24 लाख की इक्विटी आप रिड्यूस कर सकते हो। तो 24 लाख डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 6000 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो 6000 शेयर खरीद सकते हो आप सेकंड वाले केस में। फिर कहते हैं व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक एज पर कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव टू क्वेश्चंस। अब अबव टू क्वेश्चन में बेटा पहला क्वेश्चन भी आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर ये अजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि हमारा जो डेट है वो 300 लाख हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने सबसे ऊपर ही बताया है कि 4 जुलाई से पहले पहले आप डेट को 300 कर दोगे, यानी 50 लाख का डेट जो है वो आप वापस कर दोगे। तो मैंने अपना अजम्पशन ये माना है कि हमारा डेट 300 लाख है, तो अगर डेट 300 लाख है तो इस केस में जो आपका मैक्सिमम पॉसिबल बाईबैक है वो 6000 शेयर होगा, तो इसका आंसर भी 6000 ही होगा। और फिर कहते हैं व्हाट विल बी द इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर बाईबैक। अब अगर हम तीनों टेस्ट देखें, रिसोर्सेज टेस्ट,
डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट और शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, उन सब में लोएस्ट जो है ना वो 6000 ही आता है, लेकिन एजम्पशन एक ही है, डेट हमारा कितना 300 लाख, ठीक है ना, तो 6000 ही आता है, तो 6000 इंटू 100, तो हमारा जो शेयर कैपिटल कम हो जाएगा बाईबैक की वजह से वो 6 लाख हो जाएगा। तो फिलहाल हमारी कैपिटल कितनी है 45 लाख, उसमें से 6 लाख का हम बाईबैक कर लेंगे, तो बेटा हमारी जो बाईबैक के बाद की कैपिटल है वो 39 लाख बचनी चाहिए, तो इसका आंसर डी है, 39 लाख बचेगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है बेटा। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन बाईबैक का। तो इसका आंसर मैंने नीचे दे रखे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए पहले वाले में बेटा नील आंसर होगा, दूसरे वाले में 6000 होगा, तीसरे वाले में 6000 होगा, लेकिन मैं क्या मानकर कर रहा हूं कि हमारा डेट 300 लाख है। अगर आप डेट 350 लाख मानोगे तो नील भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ने चूंकि बोल दिया है कि डेट जो है वो आपका 350 लाख होगा, 350 से 300 लाख हो जाएगा, इसलिए 6000 आपका होगा। अच्छा, और उसमें फिर ओवरऑल मैंने देखा तो ओवरऑल में 6000 आया, और उसके बाद में बेटा ये 39 लाख आपकी कैपिटल बचेगी, तो आंसर डी है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एज पर रूल 7 ऑफ द कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014, in the event of inadequacy or absence of profit in any year, a company may declare dividend out of surplus subject to fulfillment of the condition that total amount to be drawn from such accumulated profit shall not exceed, आपको पता ही है कि 1/10 of पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व होता है, ठीक है ना। तो 1/10 ऑफ, ये वाला आंसर है सी, 1/10 ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो जितना आपका पेड अप कैपिटल है, जितना आपका फ्री रिजर्व है, उन दोनों का टोटल लगाइए, उसका 1/10 आप मैक्सिमम से मैक्सिमम विड्रॉवल कर सकते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, एक्यूमुलेटेड रिजर्व से, ठीक है ना। तो इसका आंसर है सी, तो ये मैंने आंसर यहां पर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये केस सिनेरियो 2 क्वेश्चन था, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन था बच्चों, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन था। सेगमेंट रिपोर्टिंग में इन्होंने पहले पूछा है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट बताओ रेवेन्यू टेस्ट के हिसाब से, फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट बताना है आपको प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट के हिसाब से, और फिर आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट बताना है एसेट टेस्ट के हिसाब से, और फिर ओवरऑल टेस्ट के हिसाब से कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं आपको वो बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले रेवेन्यू के हिसाब से, तो रेवेन्यू बेटा दो हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हैं, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। पहले इन दोनों को जोड़ो, ये होता है 300, तो 300 का जब रेवेन्यू टेस्ट क्या है कि अगर किसी सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा है तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होता है। तो यहाँ पर 300 का 10% 30, तो अगर किसी सेगमेंट का रेवेन्यू 10% यानी 30 रुपीज या उससे ज्यादा है, यानी 30 रुपीज या उससे ज्यादा है, तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा। तो यहाँ तो 30 से ज्यादा है तो ये रिपोर्टेबल होगा, ये भी 30 से ज्यादा है तो ये भी रिपोर्टेबल होगा, ये 30 से कम है तो ये अनरिपोर्टेबल है, ये 30 से कम है ये भी अनरिपोर्टेबल है, ये 30 से ज्यादा है तो ये रिपोर्टेबल है, ये अनरिपोर्टेबल है। इसका मतलब रेवेन्यू के हिसाब से सेगमेंट पी, सेगमेंट क्यू और सेगमेंट टी, ये 3 सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, पी क्यू टी, तो आंसर है ए, ए इसका आंसर है। अच्छा, फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट के हिसाब से आंसर पूछा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट में हम पहले टोटल रिजल्ट देखते हैं। टोटल रिजल्ट का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस विच एवर इज हायर। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको 4 प्रॉफिट दे रखे हैं, और नहीं 5 प्रॉफिट हैं और 1 लॉस है, तो 22 और 4 26 और 3 29 और 20 49 और 1 50, तो 50 का प्रॉफिट है, 4 का लॉस है, तो हायर क्या है प्रॉफिट, तो 50 हम टोटल रिजल्ट मानेंगे, तो टोटल रिजल्ट का 10% यानी 5 रुपए। तो अगर किसी सेगमेंट का रिजल्ट चाहे प्रॉफिट या लॉस 5 या उससे ज्यादा होगा, यानी 50 का 10%, तो 5 या उससे ज्यादा होगा तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा। तो ये रिपोर्टेबल है, ये अनरिपोर्टेबल है, ये अनरिपोर्टेबल है, ये अनरिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये अनरिपोर्टेबल है। यानी प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट के हिसाब से सेगमेंट पी और सेगमेंट टी, पी एंड टी, ये दो सेगमेंट हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे। तो पी एंड टी, पी एंड टी, तो पी एंड टी कौन कौन से, ये वाले,
ठीक है ना, तो P&T इसका आंसर है सी। अब एसेट के हिसाब से देखते हैं, एसेट में भी बेटा वही है, क्या है, तो एसेट में देखो 350 है टोटल एसेट, तो टोटल एसेट का 10% या उससे ज्यादा है अगर किसी सेगमेंट का एसेट, तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। तो 350 का 10% यानी 35 या उससे ज्यादा है किसी भी सेगमेंट का एसेट, तो वो रिपोर्टेबल होगा। तो ये वाला रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये अनरिपोर्टेबल है, ये अनरिपोर्टेबल है, ये अनरिपोर्टेबल है, ये अनरिपोर्टेबल है। तो इसमें दो सेगमेंट यानी पी एंड क्यू ही रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे। तो पी और क्यू, इसमें होगा पी एंड क्यू, किधर गया ये, नहीं मैंने इधर वाला देख लिया, ये है पी एंड क्यू, ये है पी एंड क्यू, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, और ओवरऑल, तो ओवरऑल में बेटा जिसमें भी आर आ गया, अगर एक में भी आर आ गया ना तो वो रिपोर्टेबल है। तो इसमें तीन ही सेगमेंट मेरे को दिख रहे हैं जिसमें आर है, तीनों में कहीं ना कहीं आर आया है, वो है पी क्यू और टी। तो पी क्यू टी ये हमारे तीन सेगमेंट हैं जो रिपोर्टेबल हैं ओवरऑल टेस्ट के हिसाब से। तो विच वुड बी द रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल टेस्ट, तो इसका आंसर है ए, पी क्यू टी, ये हमारे सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है। बताइए, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी सबके। ये सिनेरियो 3, केस सिनेरियो 3 में ऑन 3 अप्रैल 22 XYZ Limited receive a state government grant of 150 lakh for setting up a manufacturing unit in a notified backward area. A bank loan of 50 lakh was also obtained on 1st April 24. ZYX utilized the grant loan as under: construction of factory 100 lakh, out of the grant 60 lakh और out of the loan 30 lakh. Plant and machinery 50 lakh, out of the grant 40 lakh और out of the loan 20 lakh. एडवांस फॉर परचेज ऑफ लोडिंग व्हीकल 30-30, वर्किंग कैपिटल 20-20 और लोन से कुछ यूज नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2025. डिलीवरी ऑफ लोडिंग व्हीकल वाज नॉट रिसीव्ड. टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज 5,50,000. The state government grant was credited to the deferred grant account. Out of the grant, 30 lakh used for the purchase of vehicle were refunded in March 2025 due to non-compliance with certain government conditions. The estimated life of the machinery is 4 years with nil residual value. During the year 2024-25, the company also received a subsidy of 8 lakh from the central government for setting up a unit in notified backward area. This subsidy is in the nature of promoter contribution. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 द कंपनी इनकर्ड 18 लाख ऑन पब्लिसिटी एंड रिसर्च फॉर ए न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट विच वाज मार्केटेड इन द ईयर बट प्रूव्ड टू बी फेलियर. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन अबव केस सिनेरियो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला है एज पर AS 26 intangible asset which is the what is the correct accounting treatment for 18 lakh spent on publicity and research expenses during the year 2024-25. तो बेटा कोई रिसर्च पर किया गया खर्चा या कोई भी एडवर्टाइजमेंट पर किया गया खर्चा इमीडिएटली उठाकर PNL में भेज देते हैं. रिसर्च चाहे पास हो चाहे फेल हो उससे कोई मतलब ही नहीं है. रिसर्च पर किया गया कोई भी एक्सपेंसेस कैपिटलाइज नहीं होता, चाहे रिसर्च फेल हो जाए चाहे रिसर्च पास हो जाए. ठीक है ना, तो ये सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. तो इसका सीधा आंसर है डी, यानी 18 लाख इज चार्ज एज एन एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ PNL. तो इसका आंसर है डी. नेक्स्ट है कि बोरोइंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज करें. तो बेटा देखो इसमें दो अजम्पशन लग सकती हैं. पहला अजम्पशन तो यह है कि हम टोटल का टोटल मशीन जो है और बिल्डिंग जो है दोनों को ही क्वालिफाइंग एसेट मान लें. अगर हम बिल्डिंग को और मशीनरी दोनों को क्वालिफाइंग एसेट मानते हैं तो बेटा 5,50,000 जो है वो हमारा बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी टोटल इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट पर इनकट माना जाएगा और वो चला जाएगा मशीन की और बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है, तो इस केस में 3,30,000 जो बिल्डिंग के ऊपर
इंटरेस्ट है, वही सिर्फ जो है आपका कैपिटलाइज होगा। तो मैंने जो माना है, मैंने बिल्डिंग को ही क्वालिफाइंग एसेट माना है, मैंने मशीन को क्वालिफाइंग एसेट नहीं माना है। अब सवाल उठता है सर क्यों नहीं माना? क्योंकि मशीन सिर्फ हमने खरीदा और इंस्टॉल करवाया है, मशीन को हमने बनाया नहीं है। और इंस्टॉलेशन में कोई इतना पीरियड नहीं लगता, या तो बोले कि भाई सब्सटेंशियल पीरियड लगा है मशीन के इंस्टॉलेशन में। मशीन के इंस्टॉलेशन में कितने दिन लगते हैं? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, कितने महीने लगेंगे? 3 महीने। ठीक है, तो मशीन के इंस्टॉलेशन में कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। इसलिए मैंने माना है, इंस्टीट्यूट की अजम्पशन डिफरेंट भी हो सकती है, वो हो सकता है मान लें कि मशीन के इंस्टॉलेशन में सब्सटेंशियल पीरियड लगा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मशीन के इंस्टॉलेशन में सब्सटेंशियल पीरियड लगता है जब तक आपको स्पेसिफाई ना करे कि मशीन का इंस्टॉलेशन सब्सटेंशियल पीरियड लेता है। तो इसलिए मैंने मशीन को क्वालिफाइंग असेट नहीं माना है। तो मशीन के ऊपर किया गया खर्चा, ट्रक के ऊपर किया गया खर्चा, और जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर किया गया खर्चा, दो सारे के सारे पीएनएल में जाएंगे, और बिल्डिंग के ऊपर जो भी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो कैपिटलाइज होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर मान लिया है कि ओनली बिल्डिंग इज ए क्वालिफाइंग असेट, तो 3,30,000 जो होगा। अच्छा जी, अब आगे आगे है इन मार्च 2025 व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेफर्ड ग्रांट डेबिटेड व्हेन द ग्रांट रिसीव्ड ऑफ ₹30 लाख इज रिफंडेड। अब देखिए, जो मशीन है ना वो इंस्टॉल कब हुआ? मार्च 25 में। इसका मतलब 2024-25 से मशीन यूज होना स्टार्ट ही नहीं हुआ। 24-25 में मशीन यूज होना स्टार्ट होगा 25-26 में, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी 25-26 में लगेगा। और जो ग्रांट है उसको हम अमोर्टाइज भी डेप्रिसिएशन के रेशो में ही करते हैं, यानी जैसे जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं वैसे वैसे हम ग्रांट को अमोर्टाइज करते जाते हैं। तो जो आपने 40 लाख का ग्रांट मशीन के लिए यूज किया था उसमें से 30 लाख आपने रिफंड कर दिया। तो पहली बात तो यह है कि जो 40 लाख का ग्रांट आपने डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में क्रेडिट किया था उसमें से अभी अमोर्टाइजेशन कुछ हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन नहीं लगा मशीन पर तो अमोर्टाइजेशन भी नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? तो जब अमोर्टाइजेशन नहीं हुआ होगा तो पूरा का पूरा 40 लाख डेफर्ड ग्रांट में ही पड़ा हुआ होगा। अब उसमें से आपने 30 लाख रुपए वापस कर दिए, तो आपको पता है कि ग्रांट जिस अकाउंट में आपने क्रेडिट किया होता है उसी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। तो यहां पर पूरा का पूरा 30 लाख डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए जितना आपने रिफंड किया है उतना डेफर्ड ग्रांट में बैलेंस होता ही नहीं, तो जितना बैलेंस होता उतने से डेफर्ड ग्रांट को डेबिट कर देते, बाकी पीएनएल में चला जाता। लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा 40 लाख अभी डेफर्ड ग्रांट में ही पड़ा हुआ होगा। जब वो पूरा का पूरा डेफर्ड ग्रांट में पड़ा हुआ होगा तो बेटा पूरा का पूरा 30 लाख डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में ही डेबिट होगा। तो जो आंसर है वो डी है इसका। ठीक है, टोटल ऑफ 30 लाख विल बी डेबिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट बिकॉज रिफंड इज मेड बिफोर स्टार्टिंग अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन के स्टार्टिंग से पहले ही आपने ग्रांट को रिफंड कर दिया, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन लगना चालू होगा एसेट पर तभी ग्रांट का अमोर्टाइजेशन चालू होगा। समझ गए? ठीक है ना? तो पूरा का पूरा ये वहीं डेबिट हो जाएगा। और फिर कहता है द फॉलोइंग ऑप्शन हैव बीन सजेस्टेड बाय द अकाउंटेंट टू ZYX लिमिटेड फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर 24-25। अब आपसे ये पूछेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज नॉट कंसिडर्ड एज डेफर्ड इनकम, सही बात है। यानी ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो मिलता है ना उसको हम सीधा कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करते हैं, तो यहां पर इसको कैपिटल रिजर्व में ही क्रेडिट किया जाएगा। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड, बिल्कुल सही बात है। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, बिल्कुल सही बात है। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड बट कंसिडर्ड एज डेफर्ड इनकम, गलत। तो ये ऊपर के 3 पॉइंट करेक्ट हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कंसिडरिंग द अबव व्हाट इज करेक्ट with reference to the subsidy received in the nature of promoter contribution during the year 2024-25। तो आंसर बेटा ये वाला करेक्ट है। ठीक है ना? तो बी आंसर है। तो फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट फॉर ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ये ऊपर के 3 पॉइंट हैं, तो द आंसर इज बी। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर, यानी केस सिनेरियो 3, जिसमें हमारे 13 नंबर तक क्वेश्चन थे। अब 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में और बचे हुए हैं, एक 14 नंबर और एक 15 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो।
द फॉलोइंग डाटा अप्लाई टू SRS लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। फेयर मार्केट वैल्यू प्लान एसेट का 10 लाख दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग 14-25 है, कंट्रीब्यूशन 3.5 लाख है, बेनिफिट पेड 2.5 लाख है। कहते हैं एक्चुअल रिटर्न बताओ। तो आपको पता है एक्चुअल रिटर्न कैसे निकाली जाती है? हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअल रिटर्न देखो ऐसे निकाली जाती है। हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट लेते हैं, उसमें बेटा बेनिफिट पेड प्लस कर देंगे, उसमें से कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन जो है, और जो ओपनिंग बैलेंस है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल रिटर्न निकल आएगा। तो 14,25,000 प्लस 2,50,000 माइनस 3,50,000 माइनस 10 लाख, तो 3,25,000 हमारा एक्चुअल रिटर्न होगा ऑन प्लान एसेट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर, ये देखो आंसर है सी। तो एक्चुअल रिटर्न क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट प्लस बेनिफिट पेड माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस ओपनिंग बैलेंस, तो ये निकल कर आएगा आपका 325, तो आंसर इज सी। और 15 नंबर क्वेश्चन है बेटा, आपको AS10 के हिसाब से एसेट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, यानी किस वैल्यू पर हमें कैपिटलाइज करना है PPE को। तो इसमें 45 लाख का जो ओपनिंग बैलेंस यानी कॉस्ट है ये तो होगा ही होगा, प्लस डिसमेंटलिंग चार्ज, इसको मैं मान रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू, ये मेरा एजम्पशन है कि इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू मान रहा हूँ, मैंने लिख भी दिया एज्यूमिंग प्रेजेंट वैल्यू। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, डेफर्ड क्रेडिट जो पेमेंट होता है ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। इन सबको प्लस करेंगे तो बेटा आंसर आ रहा है 61,85,000 और द करेक्ट आंसर इज ए। द करेक्ट आंसर इज ए। ये आपका आंसर हो गया MCQ 15 का। बताओ क्लियर? बेटा जो भी वीडियो देखेगा वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव आंसर, डिस्क्रिप्टिव में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1A था वो 5 मार्क्स का AS22 का क्वेश्चन था। तो AS22 का क्या क्वेश्चन था, जरा एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। अंबर लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग at a cost of rupees 20 lakh on 1st April 21. Its useful life is 4 years and expected scrap value is 0. Depreciation is allowed at 50% in the first year and rest balance in second year for tax purpose. मतलब टैक्स के हिसाब से इसकी यूजफुल लाइफ 2 साल है, जबकि अकाउंट्स के हिसाब से इसकी यूजफुल लाइफ 4 साल है। तो टैक्स के हिसाब से हर साल का डेप्रिसिएशन 10 लाख होगा और अकाउंट्स के हिसाब से हर साल का डेप्रिसिएशन 20 लाख डिवाइडेड बाई 4 5 लाख होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड इज कंसिडर्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो 20 लाख कॉस्ट है और 4 जो है आपका यूजफुल लाइफ है अकाउंट्स के हिसाब से, तो इट मींस 5 लाख का डेप्रिसिएशन होगा हर साल का। अंबर लिमिटेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आर एज फॉलो: 18, 22, 25, 30। Corporate tax rate 30% in all 4 years. You are required to calculate current tax, deferred tax and tax expenses for each year. ये चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो कैलकुलेशन देखो कैसे होगी। सबसे पहले तो मेरे को एक वर्किंग नोट है एक तरीके से, ये बल्कि वर्किंग नोट भी नहीं, इसमें मैंने डेफर्ड टैक्स भी निकाल दिया है जो आपसे पूछा गया है। तो पहले हमें बताना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि WDV टैक्स के हिसाब से कितना है और अकाउंट के हिसाब से कितना है। तो पहले यहाँ पर देखो मैंने 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25। पहले मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और यहाँ पर ऑब्लिक ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले साल कॉस्ट था 20 लाख, डेप्रीसिएशन लगेगा अकाउंट के हिसाब से 5 लाख, तो अकाउंट के हिसाब से WDV आया 15 लाख। फिर इस 15 लाख को इधर ले जाएंगे तो फिर 5 लाख, फिर डेप्रीसिएशन, तो WDV 10 लाख। फिर ये 10 लाख इधर आ जाएगा, 5 लाख का डेप्रीसिएशन, ये 5 लाख, फिर ये 5 लाख इधर चला जाएगा, 5 लाख का डेप्रीसिएशन नील। अब WDV एज पर टैक्स देखो कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या ओपनिंग बैलेंस। 20 लाख ओपनिंग कॉस्ट था, उस पर पहले साल 10 लाख का डेप्रीसिएशन लगा होगा टैक्स के हिसाब से, तो WDV 10 लाख, WDV 10 लाख। फिर ये 10 लाख को इधर ले जाएंगे,
10 लाख, फिर 10 लाख सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लग गया टैक्स के हिसाब से, तो टैक्स के हिसाब से WDV सेकंड ईयर के एंड में निल हो गई और फिर वो अगले सालों में निल रहेगी। अब हम यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस निकालेंगे। तो टाइमिंग डिफरेंस देखो कैसे निकलेगा। जो अकाउंट के हिसाब से WDV है 5 लाख, टैक्स के हिसाब से WDV है 10 लाख, तो टाइमिंग डिफरेंस आ गया 5। तो मैंने इसको अकाउंट के हिसाब से जो WDV है उसको A मान लिया, और जो टैक्स के हिसाब से WDV है उसको मैंने B मान लिया। तो A माइनस B टाइमिंग डिफरेंस आ गया। तो 15 लाख माइनस 10 लाख, तो ये 5 लाख, फिर 10 लाख माइनस निल तो 10 लाख, फिर 5 लाख माइनस निल तो ये 5 लाख, और इधर निल माइनस निल। अब सवाल उठता है सर आपने WDV से WDV क्यों माइनस किया। आप सोचो बेटा, अकाउंट के हिसाब से आपको फ्यूचर में डिडक्शन मिलने वाली है 15 लाख, और टैक्स के हिसाब से डिडक्शन मिलने वाली है 10 लाख। तो टैक्स में मेरा जो आगे का फ्यूचर का खर्चा है वो 10 लाख है, और अकाउंट में जो फ्यूचर का खर्चा है वो 5 लाख है। तो फ्यूचर में मेरा टैक्सेबल इनकम ज्यादा होने वाला है और अकाउंटिंग इनकम मेरा कम होने वाला है, तो मुझे फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस डिफरेंस पर मेरे को DTL बनाना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जब फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम ज्यादा होने वाली है और अकाउंटिंग इनकम कम होने वाली है, तो समझ लो फ्यूचर में आप ज्यादा टैक्स देने वाले हो, तो आपको DTL बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ DTL इन बैलेंस शीट कैसे निकलेगा, टाइमिंग डिफरेंस इंटू 30%। तो ये जो टाइमिंग डिफरेंस है 5 लाख, इसका 30%, तो 1.5 लाख का DTL बना पहले साल। दूसरे साल DTL बनेगा 10 लाख का 30%, यानी 3 लाख। लेकिन ये 3 लाख जो है ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ DTL है, इसमें से पिछले साल का 1.5 लाख भी इंक्लूड होगा, तो हम पिछले साल का हटाएंगे, तो करंट ईयर में DTL क्रिएट होगा 1.5 लाख। समझ गए। फिर क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख पर होगा, तो 5 लाख का 30%, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ DTL है 1.5 लाख, जबकि ओपनिंग था 3 लाख, तो बेटा 1,50,000 का रिवर्सल होगा। ठीक है। फिर यहां पर देखिए ओपनिंग बैलेंस 0 है, ओपनिंग बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस 0, और ओपनिंग बैलेंस बेटा था यहाँ पर देखो 1.5 लाख। तो 1.5 लाख क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग बैलेंस बनता जाएगा, तो 1.5 लाख, तो ये भी 1,50,000 रिवर्स हो जाएगा। और आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि DTL क्रिएट करते हैं तो एक्सपेंसेस होता है, और DTL जब रिवर्स करते हैं तो ये इनकम की तरह होता है। DTL जब हम क्रिएट करते हैं तो करंट टैक्स में ऐड होता है, ठीक है ना, यानी टैक्स एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है DTL। लेकिन जब DTL रिवर्स होता है तो टैक्स एक्सपेंसेस को कम कर देता है, तो वो हमारे लिए इनकम की तरह होता है। तो यहां पर मैंने DTL निकाल लिया, कितना कितना बनाया और कितना कितना रिवर्स हुआ। अब आते हैं इधर देखो, यहां पर स्टेटमेंट शोइंग करंट टैक्स एंड टैक्स एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हर साल का गिवन है आपको। अब मैं पहले टैक्सेबल प्रॉफिट निकालूंगा, तो डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स पहले साल 10 लाख था, दूसरे साल 10 लाख है, तीसरे साल नील, चौथे साल नील। तो यहाँ पर टैक्सेबल प्रॉफिट देखो 8 लाख, 12 लाख, 25 लाख, 30 लाख। अब करंट टैक्स होगा 30%, किसका, टैक्सेबल प्रॉफिट का। तो 8 लाख का 30% 240, 12 लाख का 30% 360, 25 लाख का 30% 750, और 30 लाख का 30% 9 लाख। ठीक है, ये हमारा करंट टैक्स आ गया। अब इसमें DTL जो क्रिएट किया होगा वो ऐड हो जाएगा, और जो DTL रिवर्स होगा वो माइनस हो जाएगा करंट टैक्स से, तो हमारा टैक्स एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पर A माना है करंट टैक्स को। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो क्रिएटेड है उसको मैंने B लिया है, और जो रिवर्स है उसको मैंने C लिया है। तो यहाँ पर पहले साल क्रिएट हुआ, दूसरे साल भी क्रिएट हुआ, तीसरे साल रिवर्स हुआ है, चौथे साल भी रिवर्स हुआ है। तो जब टैक्स एक्सपेंसेस निकालेंगे तो करंट टैक्स में DTL क्रिएटेड ऐड होगा और DTL रिवर्स माइनस होगा। तो मैंने A करंट टैक्स लिया है, B क्रिएटेड लिया है, C रिवर्स लिया है, तो A प्लस B माइनस C। तो 240 प्लस 1.5 लाख 390, 360 प्लस 150 510, 7.5 लाख माइनस 150 क्योंकि ये रिवर्सल है, तो 6 लाख, और 9 लाख माइनस 1.5 लाख, तो 7.5 लाख। ये आपका टैक्स एक्सपेंसेस हो गया बेटा। ठीक है, तो आप देख लेना इसको, ये आपका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 1B, ये है हमारा इन्वेंट्री का क्वेश्चन। इसमें हमें रॉ मटेरियल की और फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। SR Limited is a manufacturing company and engage in the production of finished goods MP for which raw material RP is required. The company provide following information for the year ended 31 मार्च 2025. ओपनिंग इन्वेंट्री जो फिनिश प्रोडक्ट है MP उस वो है 4000, और RP जो है वो है 4400। फिर आपका यहाँ पर दे रखा है उसके बाद जो आपका
एक मिनट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद रॉ मटेरियल है 480, लेबर है 3,23,200, ओवरहेड है 3,15,000, सेल्स हमारा है 40,200 यूनिट 11-20। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है एमपी का और आरपी का। The expected production for the year was 45,000 unit of MP. Due to fall in the market demand, the sale price for MP was 22 per unit and the replacement cost for the RP was 11.5 per unit on the closing day. मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू 11.5 रुपए है और जो सेल वैल्यू है फिनिश प्रोडक्ट का वो 22 रुपए है। You are required to calculate the value of closing stock of MP and RP on 31st March 25। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस निकालना है, एमपी यानी कितने यूनिट बनाए हमने इस बार। तो यूनिट सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक वाले यूनिट ऐड करके ओपनिंग स्टॉक के यूनिट माइनस कर दो, तो आपके कितने यूनिट बनाए वो आ जाएंगे, 40,000 यूनिट आपने बनाए। अब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे फिनिश प्रोडक्ट का। तो मटेरियल कॉस्ट 480 है और मटेरियल के 40,000 यूनिट आपने खरीदे, तो मटेरियल 12 रुपए पर यूनिट है। डायरेक्ट लेबर देखो 3,23,200 में 40,000 से डिवाइड कर दो तो 40,000 यूनिट बनाए, तो ये आता है 8.8। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड आपको बताइए, टोटल ओवरहेड को एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन यानी नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देते हैं, तो नॉर्मल प्रोडक्शन 45,000 था, तो ये आ गया 7 रुपए। तो ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब कॉस्ट आपका रॉ मटेरियल उसका फिनिश प्रोडक्ट का आपका जो कॉस्ट है वो आया 27 रुपए 8 पैसे, जबकि मार्केट में बिकेगा ये 22 रुपए पे, तो एनआरवी कम है, तो बेटा एनआरवी पर वैल्यू होगा। और आपको पता है जब हम फिनिश प्रोडक्ट को एनआरवी पर वैल्यू करते हैं तो रॉ मटेरियल अपने आप ही रिप्लेसमेंट वैल्यू पर वैल्यू हो जाएगा। अगर रिप्लेसमेंट वैल्यू कॉस्ट से कम है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कम है, 12 रुपए कॉस्ट है और रिप्लेसमेंट वैल्यू 11.5 है, तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है 4,000 यूनिट वो 11.5 पर वैल्यू होंगे और जो 42,000 फिनिश प्रोडक्ट के यूनिट हैं वो 22 रुपए पर वैल्यू होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर वैल्यू होगा। तो यूनिट है 4,200, रेट है 22 रुपए, तो 92,400 हो जाएगा। और रॉ मटेरियल, अब यहाँ देखिए सिंस फिनिश प्रोडक्ट इन विच सच रॉ मटेरियल इज यूज्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट प्राइस, तो 4,000 11.5 के हिसाब से होगा तो 46,000 पर। तो ये आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1C। ये AS9 का क्वेश्चन था बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था, AS9 का क्वेश्चन था। तो क्या क्वेश्चन है देखो, AB लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम XY लिमिटेड फॉर 150 लाख फॉर एक्सपोर्ट। द एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ AB लिमिटेड वाज कैंसिल्ड। AB लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल द सेम गुड्स इन द लोकल मार्केट एट ए प्राइस ऑफ डिस्काउंट, एट ए प्राइस डिस्काउंट। XY Limited was requested to offer a price discount of 12%, which was accepted by XY Limited. The chief accountant of XY Limited want to adjust the sale to the extent of discount requested by AB Limited. सिंपल से अगर शब्दों में मैं समझाऊं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने किसी कंपनी से गुड्स परचेज किया एक्सपोर्ट के लिए, अब मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गया कैंसिल, अब मुझे वो गुड्स बेचना पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट में। तो मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे को नुकसान होने वाला है, तुम थोड़ा डिस्काउंट दे दो। कंपनी ने वो डिस्काउंट दे दिया। अब सवाल उठता है जो कंपनी का अकाउंटेंट है वो उस डिस्काउंट को अपनी सेल में से माइनस करना चाहता है, यानी रेवेन्यू कम करके रिकॉग्नाइज करना चाहता है, तो क्या वो ठीक है? द आंसर इज नो। जैसे ही कंपनी ने गुड्स मेरे को बेचा, उसका कंपनी का सेल हो गया वो, अब उसे उसी वैल्यू पर सेल रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। जो उसने डिस्काउंट दिया है दैट इज नॉट ए डिस्काउंट इन द नेचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो रेवेन्यू से एडजस्ट होता है। ये डिस्काउंट तो सेल होने के बाद में मेरे को दिया गया है। अगर मान लीजिए रेवेन्यू में एडजस्ट करने वाला जो ट्रेड डिस्काउंट है अगर ये वो होता तो सेल के टाइम ही दे दिया होता, लेकिन सेल के टाइम तो दिया नहीं कंपनी ने मेरे को, तो वो तो अब बाद में मैंने रिक्वेस्ट की उनको तब वो दे रहे हैं मेरे को डिस्काउंट। वो भी क्यों? क्योंकि मुझे नुकसान हो गया, चलो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो इस डिस्काउंट को कंपनी को सीधा पीएनएल में भेजना चाहिए, उसे रेवेन्यू के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहिए। पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने आंसर भी लिख दिया है। XY लिमिटेड हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 150 टू AB लिमिटेड एंड देयरफॉर द सेल वाज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। AB Limited decided to sell the same in the domestic market at a discount does not affect the account amount booked
अंडर सेल बाय एक्स वाई लिमिटेड। यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर, आप मार्केट में गुड्स एक्सपोर्ट करो या डोमेस्टिक मार्केट में बेचो, कहीं बेचो, कंपनी को क्या मतलब। कंपनी ने अगर आपको डिस्काउंट बाद में जाकर दिया तो वो उसे पीएनएल में डालेगी, वो सेल रेवेन्यू के साथ एडजस्ट नहीं होगा। The price discount 12% offered by X Limited at the request of AB was not in the nature of discount given during the ordinary course of trade, because otherwise the same would have been given at the time of sale itself. यानी जो सेल के टाइम ट्रेड डिस्काउंट दी जाती है ये वो नहीं है, अगर ऐसा होता तो उसी टाइम दे दी जाती, जो दिया नहीं, ठीक है ना। तो therefore such discount should be written off to profit and loss account and not shown as a deduction from the sale figure. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई लिमिटेड ने डिविडेंड मिला, मतलब डिविडेंड रिकॉग्नाइज कर लिया 10 लाख का एक्रूवल बेसिस पर ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 100 लाख हेल्ड बाय इट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को। The dividend on securities was declared at the rate of 10% on 30th April. The dividend was proposed on 30th March 2025. AS9 कहता है कि डिविडेंड इनकम को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तब रिकॉग्नाइज करो जब राइट टू रिसीव डिविडेंड स्टेब्लिश हो जाए। और राइट टू रिसीव डिविडेंड स्टेब्लिश होता है जब इन्वेस्टी कंपनी उस डिविडेंड को डिक्लेयर कर देती है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 25 को, तो ये मेरा 25-26 का इनकम माना जाएगा, 24-25 का इनकम नहीं माना जाएगा। और इस कंपनी ने 24-25 का इनकम मान रखा है, तो गलत है, तो इसको उस रेवेन्यू को नहीं मानना चाहिए। 24-25 में इनकम नहीं माना जाएगा, ये 25-26 के अकाउंट में ये इनकम माना जाएगा। आगे, एक्स वाई लिमिटेड सोल्ड गुड्स 1.5 लाख ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 15 दिसंबर 2024। द पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 3 मंथ आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड सोल्ड। तो 15 दिसंबर को गुड्स बेचा, 3 महीने का पीरियड है, इसका मतलब 15 मार्च को जाकर ये पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। अगर 15 मार्च तक कस्टमर ने गुड्स अप्रूव कर दिया या रिटर्न कर दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो ये सेल मान लिया जाएगा, ठीक है। बायर सेंट अप्रूवल फॉर 60% गुड्स अप टू 31 जनवरी 2025, ठीक है, तो ये 60% तो सेल हो गया। कहते हैं नो अप्रूवल और डिस अप्रूवल रिसीव फॉर द रिमेनिंग गुड्स अंटिल 31 मार्च, तो बेटा वो 40% भी सेल मान लिया जाएगा, क्योंकि 15 मार्च को जो अप्रूवल देने का टाइम था वो एक्सपायर हो गया, और जो पीरियड एक्सपायर हो गया उसके बाद तो आप सेल उसको ऑटोमेटिकली मान लोगे। तो इसका मतलब पूरा का पूरा 1.5 लाख का सेल ही 31 मार्च 2025 को आपको दिखाना पड़ेगा। जिसका अप्रूवल आ गया वो तो सेल हो ही गया, जो पीरियड फॉर अप्रूवल जिसका एक्सपायर हो गया वो भी आपका सेल हो गया, तो पूरा 1.5 लाख सेल माना जाएगा। और उन्होंने सेल को 1.5 लाख माना भी है, तो ठीक किया है। In the year 24-25, XY Limited supplied goods of rupees 80,000 on consignment basis to ABC Limited, a retail outlet. ABC sold goods worth rupees 60,000 during the year, and rest of the goods are still laying in its store. XY Limited recognized 60,000 revenue. बिल्कुल सही किया। 80,000 का गुड्स भेजा कंसाइनमेंट पर, कंसाइनी ने अभी तक 60,000 का गुड्स ही बेचा है, तो जितना गुड्स बेचा है उतना ही रेवेन्यू मान हो गया, तो 60,000 का रेवेन्यू मानोगे, 60,000 का रेवेन्यू माना है, तो ये ट्रीटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर भी देखो यहाँ पर ये है कि जो डिविडेंड इनकम है वो एज पर AS9 नहीं है, वो 25-26 में माननी चाहिए। यहाँ पर पूरा 1.5 लाख का रेवेन्यू मानना चाहिए, और यहाँ पर 60,000 का रेवेन्यू मानना चाहिए, जो ठीक किया है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे अब है क्वेश्चन नंबर बेटा 2 का ए पार्ट, और ये है कैश फ्लो का क्वेश्चन, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा देखो ये सब क्वेश्चन है, मैं आपको जरा एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सी चीज कहाँ कहाँ आएगी। सॉल्यूशन तो मैंने दे ही रखा है। शेयर कैपिटल बेटा शेयर कैपिटल में जाएगा बैलेंस शीट में। इक्विटी लायबिलिटी, मनी रिसीव्ड ये भी आपका शेयर होल्डर फंड में ही जाएगा। जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड में जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। पीएनएल भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस में। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा, ये भी नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। सिक्योर्ड बोरोइंग में, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी आपका नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा, ये भी नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बेटा करंट लायबिलिटी में जाएगा, पहला आइटम। ट्रेड पेबिल करंट लायबिलिटी में जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में। फ्री होल्ड लैंड बेटा पीपीई में जाएगा, यानी नॉन करंट एसेट में पीपीई। प्लांट एंड मशीनरी पीपीई में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इन ग्लैड लिमिटेड बेटा ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है ना, नॉन करंट एसेट में जाएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बेटा ये आपका पीपीई वाले उसमें जाएगा। पीपीई एंड इंटेंजिबल वाला जो होता है ना, तो उसमें पहले टेंजिबल यानी पीपीई लिखते हैं, फिर इंटेंजिबल लिखते हैं, फिर कैपिटल डब्ल्यूआईपी लिखते हैं। तो ये आपका जाएगा पीपीई वाले हेड में। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट में जाएगा। इन्वेंट्री करंट एसेट में जाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट ऑफ इन्वेंट्री ये फिनिश गुड्स के साथ ही दिखा देंगे करंट एसेट में। कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कैश इन हैंड करंट एसेट में जाएगा और बैलेंस विद करंट एसेट में जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑथराइज्ड कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट में बताना है। 5000 शेयर आपने अदर देन कैश कंसिडरेशन इशू करे, वो भी आपके मतलब जो है नोट्स में बताना पड़ेगा। डिवेंचर होल्डर नॉन नॉन करंट है, इसलिए बताना ये सॉरी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर जो आपने कर रखा है वो नॉन करंट है, वो बता रहा है। मशीन का कॉस्ट 41 लाख है, ऊपर जो दे रखा है वो डब्ल्यूडीवी है, तो डिफरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। लोन फ्रॉम एसएसए फाइनेंस कॉर्पोरेशन से जो लिया है उसमें 45,000 जो है वो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू है, तो ये 45,000 का इंटरेस्ट अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। बाकी लोन आपका नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में एक बैंक से लोन ले रखा है, एक रिलेटेड पार्टी से ले रखा है, और बाकी जो होगा वो अदर लोन होगा, तो आपको तीनों आपको नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल में 6 महीने से ज्यादा ड्यू के लिए 526 है, तो ये भी आपको अलग से नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ेगा। और BR 58,000 मैच्योरिंग ऑन 6 में हैव बीन डिस्काउंटेड ऑन 15 मार्च, बेटा ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आएगा। कोई भी बिल जो आप डिस्काउंट करवा लेते हो जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, तो आपके लिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। अच्छा, आगे कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर रिवैल्यूड द फ्री होल्ड लैंड एट 40,50,000। तो बेटा ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाकर ऐड कर देंगे और एक तरफ लैंड में ले जाकर ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में लूज टूल्स हैं 1,02,000 विच डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपीई, तो बेटा ये आएगा इन्वेंट्री में ही, लेकिन अलग से सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। फिक्स असेट से हटा देंगे, अलग से लूज टूल्स करके इन्वेंट्री में ही दिखाएंगे, क्योंकि ये पीपीई की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा, तो इन्वेंट्री में ही आएगा। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी अमाउंटेड 415 हैव नॉट बीन एक्नॉलेज्ड ऑफ डेट, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। और बैंक बैलेंस में 24,000 रुपए ऐसे हैं जो विहार बैंक में अपने जमा कर रखे हैं, जो शेड्यूल बैंक नहीं है। ठीक है ना, तो ठीक है, इसको भी आपको नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ेगा कि 24,000 रुपए आपने ऐसी बैंक में जमा करवा रखे हैं जो शेड्यूल बैंक नहीं है। तो ये आपका देखो बैलेंस शीट मैंने बना कर दिया हुआ है, तो इसको देख लेना एक बार। नोट्स टू अकाउंट भी मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ दिए हुए हैं, ये देखो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी बताया है इधर, ये सब नोट्स टू अकाउंट मैंने डिटेल में आपको दिए हुए हैं कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, इधर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा, पीपीई में क्या क्या आएगा, इनको देख लेना। ठीक है जी, और ये आपका इन्वेंट्री क्या क्या आएगा और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा, सारा मैंने डिटेल में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3A कैश फ्लो का क्वेश्चन है, और इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा था, बस पूरा कैश फ्लो पूछा भी नहीं था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 15-20, ये 7.5 और 5 है। प्रॉफिट एंड लॉस ये है, जनरल रिजर्व है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर गुडविल है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है और मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसको बेटा मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना है, इसको मैंने माना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैविंग इनसिग्निफिकेंट रिस्क फॉर चेंजेस इन वैल्यू, ये मैंने एजम्पशन लगाई है अपनी। ठीक है, तो मैंने इसको एज्यूम किया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको करंट लायबिलिटी नहीं माना। लेकिन अगर आप मानते हो इनको सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, तो फिर ये आपका करंट एसेट में आ जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैंने इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना है। अच्छा, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 और 1 लाख है। ठीक है, इनकम टैक्स 175 का पे किया, इंटरिम डिविडेंड 1 लाख का आपने पे किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर 31 मार्च 2025, यानी कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बताना है आपको, वो मैंने यहाँ पर देखो बेटा कैलकुलेट करके बताया है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट से प्रॉफिट उठा लिया 0.9 यानी 90,000 का चेंज हुआ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रीफरेंस डिविडेंड, और प्रीफरेंस डिविडेंड को मैंने माना है कि आपका एट दी एंड ऑफ द ईयर आपने रिडम्पशन किया है, इसलिए ओपनिंग शेयर कैपिटल पर मैंने डिविडेंड लिया है।
अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि अगर इंटरिम डिविडेंड आपने इक्विटी का पे किया है तो बेटा पहले इक्विटी से पहले तो प्रेफरेंस का देना पड़ता है, तो पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड आपने दिया होगा और फिर उसके बाद आपने इंटरिम डिविडेंड इक्विटी पर दिया होगा। अच्छा जी, आपके पास यहाँ पर दो वैल्यू हैं, एक है ओपनिंग वैल्यू 7.5 लाख की, एक है क्लोजिंग वैल्यू, क्योंकि 2.5 लाख के आपने इस बार रिडम्पशन किया है प्रेफरेंस शेयर को। अब हम ये अगर ये मानते कि बिगनिंग में रिडम्पशन कर दिया है तो 5 लाख पर इंटरेस्ट आता, और मैंने माना है कि एंड में आपने रिडम्पशन किया, तो इसका मतलब 7.5 लाख पर आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 7.5 लाख का 12% मैंने डिविडेंड यहाँ पर ऐड किया है। फिर इंटरिम डिविडेंड ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स जितना था वो ऐड होगा, डेप्रिसिएशन ऐड होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड होगी, ये आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर इसमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल यानी डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ऐड होगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होगा और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस होगा। कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स आ गया, फिर लेक्स टैक्स पेड कर दो तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वी एज्यूम मार्केटेबल सिक्योरिटी एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बेटा मैंने मान लिया है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने माना है। ठीक है, ये हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन था। आगे है हमारा AS 28 का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन था। ग्रेस लिमिटेड एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ वीनस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023 फॉर 8,000 लाख। एक कैश जनरेटिंग यूनिट इन्होंने खरीदा। उसकी डिटेल कुछ इस तरह थी, फेयर वैल्यू थी 6,000 लाख और उस पर गुडविल था 2,000 लाख, जिसको 5 सालों में अमोर्टाइज करना था आपको। कब खरीदा है? 31 मार्च 23 को। द एंटिसिपेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एक्वायर्ड एसेट 8 साल है, यानी इन जो 6,000 है ना, इसकी यूजफुल लाइफ 8 साल थी। नो स्क्रैप वैल्यू। ग्रेस लिमिटेड यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2025, यानी 2 साल के बाद। आपने 31 मार्च 23 को खरीदा तो 23-24 और 24-25, तो 2 साल के बाद ड्यू टू ग्रेस लिमिटेड एस्टिमेटेड significant decline in production due to changes in government policy, the net selling price of identifiable asset 3,000 लाख। ठीक है जी, 3,000 लाख। ग्रेस लिमिटेड क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च ऑफ ईच ईयर। अब यहाँ पर देखिए कैश फ्लो दे रखे हैं 6 सालों के। अब आपने AS 28 में पढ़ा होगा कि 5 साल के ही कैश फ्लो होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा अगर क्वेश्चन में आपको 5 साल से ज्यादा के कैश फ्लो दे रखे हैं तो आपको क्वेश्चन की बात माननी है, समझे? तो इसलिए नॉर्मली 5 साल के लेते हैं, लेकिन अगर आप एस्टिमेट 5 साल से ज्यादा लगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, लो। और आपको अगर एग्जाम में बेटा 5 साल दे रखा हो, 6 दे रखा हो, 7 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, जितना दे रखा हो आपको वही लेना है। क्वेश्चन से कोई लड़ाई नहीं लड़नी। तो 6 साल के दे रखे हैं तो 6 साल के लेने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज, अगर डिस्काउंट का रेट 10% है, इंपेयरमेंट लॉस कितना होगा और रिवाइज कैरिंग अमाउंट बताओ कितना होगा। तो पहले तो हमें 31 मार्च 2025 का कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा ऊपर के दोनों एसेट का, जो एसेट है उनका भी और जो गुडविल है उसका भी। ठीक है, पहले लेकिन पूछा है वैल्यू इन यूज, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू इन यूज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने सॉल्यूशन बनाया है। पहले कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, तो ये आपका है, ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये 3296.50 यानी लैक्स, 3296.50 लैक्स। रिकवरेबल अमाउंट कैसे होगा? वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर वैल्यू इन यूज हायर है, रिकवरेबल अमाउंट 3,000 से, तो वैल्यू इन यूज ज्यादा है तो यही रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा। अब इंपेयरमेंट लॉस देखो, कैरिंग अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट देखो कितना होगा। बेटा 8 साल इनकी यूजफुल लाइफ थी, 2 साल बीत गए, तो 6,000 इंटू 6/8 सीधा कर दो तो 4,500 इसके कैरिंग अमाउंट होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया 6,000 डिवाइडेड बाई 8, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 750 1 साल का डेप्रिसिएशन है, तो 2 साल का कितना होगा? 1,500। तो 6,000 में से सीधा 1,500 घटा दो तब भी 4,500 बचेगा। ठीक है, मैंने इस तरह निकाल दिया 6,000 इंटू 6/8 तो 4,500 बचा। अब ऐसे ही गुडविल, गुडविल 5 साल में अमोर्टाइज करनी थी तो 2 साल बचे हुए हैं, 2 साल बीत गए, 3 साल बचे हुए हैं, तो 2,000 इंटू 3/5 तो ये 1,200 आई। तो टोटल जो कैरिंग अमाउंट था CGO का वो कितना है? 5,700। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 3,296.5। तो इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा 2,403.5। अब इस इंपेयरमेंट लॉस को जब एलोकेट करोगे तो पहले गुडविल के ऊपर डालोगे, फिर उसके बाद में बाकी एसेट के ऊपर डालोगे। ठीक है ना? तो देखिए स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज कैरिंग अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, तो पहले जो इंपेयरमेंट लॉस है
वो गुडविल के ऊपर डाल दो पूरा का पूरा, तो 1200 में से 1200 तो गुडविल के ऊपर चला जाएगा, तो गुडविल का कैरिंग अमाउंट 0 बनेगा। और बाकी जो बचा 2403 में से 1200 हटाकर, तो 1203 का इम्पेयरमेंट लॉस जो बचा वो आप बाकी एसेट के ऊपर डाल दोगे, तो 3296.5। ठीक है, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 3296.5 बचेगा। ठीक, ये आपका 7 नंबर का AS 28 का क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है हमारा अमालगमेशन का, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, अमालगमेशन का है। क्वेश्चन अच्छा था, आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। Following are the summarized balance sheet of Blue Limited and Yellow Limited as on 31st March 25। दोनों कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख 28 लाख, डिवेंचर 15 लाख, डिवेंचर इसके 8 लाख, जनरल रिजर्व 1.5 लाख और 67,000, पर रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 3,45,000 है और 1,30,000 है। ट्रेड पेबल 740 है, 4,25,000 है। अदर करंट लाइबिलिटी 1,24,000 और ये 88,000, और शॉर्ट टर्म में ये है 71,000 और ये है 20,000। फिर इधर गुडविल 8,75,000 और ये है 1,79,500। ठीक है, ये 1.795 है। फिर ये पीपी इतना दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, बैलेंस विद बैंक। 31 मार्च 25 को ब्लू लिमिटेड एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ येलो लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। 8% डिवेंचर होल्डर ऑफ येलो लिमिटेड आर टू बी पेड एट 10% डिस्काउंट बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर एट पार इन ब्लू लिमिटेड। तो बेटा उसके जो डिवेंचर है ना 8 लाख के, उसमें 10% घटाकर उनको दिया जाएगा, यानी 7.2। और ये जो कंपनी देगी ये अपने डिवेंचर देगी पार वैल्यू पर, तो 7.2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.72 लाख यानी 72,000 डिवेंचर ये देगी अपने। ठीक है, अगर 100 रुपए का डिवेंचर है तो 7200 हो जाएगा शायद। चलिए, वैल्यू में 7.2 लाख है जो डिवेंचर हम उसको देंगे। ठीक, एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी येलो लिमिटेड की जो ये टेक ओवर करेगा 1,16,000 में। ट्रेड पेबल 1.5 लाख के एक दूसरे के इंक्लूड है, ये तो कॉन्ट्रा आइटम है जो बाद में जाकर माइनस होगा। इन्वेंट्री 10% ज्यादा वैल्यू पर लेना है। अच्छा, गुडविल की वैल्यूएशन करवा रहा है इस क्वेश्चन में, येलो लिमिटेड की गुडविल वैल्यू की जाएगी। तो कहते हैं पिछले 3 सालों के सिंपल एवरेज लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगा। अब पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट देखो कितना होगा, 4.5 लाख। और बेटा जो सेकंड ईयर का है ना, इसमें एक 50,000 का एबनॉर्मल लॉस घटा हुआ है, एम्बेजलमेंट का लॉस था जो इसमें घटा हुआ है, तो बेटा ये आगे तो होगा नहीं। और गुडविल के लिए हम हमेशा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट देखते हैं, तो 390 में से 50,000 माइनस कर दो, सॉरी ऐड कर दो, 325 में 390 में 50,000 ऐड कर दो, तो ये 440 होगा। क्योंकि ये लॉस ऑलरेडी घटा हुआ है तो फ्यूचर में ये होगा नहीं, तो फ्यूचर में प्रॉफिट 390 नहीं बल्कि 440 होगा और 235। अब इन तीनों का एवरेज ले लो, 4.5 लाख, 450, 440 और 235, इसको डिवाइड करो 3 से, 375 आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7.5 लाख का गुडविल आ गया बेटा। ठीक है जी, गुडविल आ गया 7.5 लाख का। उसके बाद क्वेश्चन कहता है पीपीई जो है वो लेना है 36,44,500 पर और रिमेनिंग एसेट को बुक वैल्यू पर लेना है। इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो पीसी में जो इक्विटी शेयर होल्डर दिए जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिए जाएंगे 5% प्रीमियम पर। अब कितने इक्विटी शेयर दिए जाएंगे ये नहीं बताया, तो इसका मतलब नेट एसेट मेथड से आपको पीसी निकालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमने एक तो परचेज कंसिडरेशन पूछ रहा है और बिलो लिमिटेड की बैलेंस शीट पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल देखो मैंने अभी निकाल कर दिखाया था, ये 7.5 लाख आ गया। अब हम बेटा पीसी निकालेंगे। पीसी देखो, सबसे पहले गुडविल येलो लिमिटेड का 7.5, फिर पीपी इतना, इन्वेंट्री इतना, ट्रेड रिसीवेबल इतना, कैश इन हैंड इतना, कैश एट बैंक इतना, एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी 1.16 की वो ले लो। फिर डिवेंचर देखो 8 में से 10% घटाकर, तो फिर बाकी जो लाइबिलिटी है बुक वैल्यू पर, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पीसी आ जाएगा 42 लाख यानी 42 लाख। 42 लाख को इक्विटी शेयर देकर डिस्चार्ज करेंगे, और इक्विटी शेयर 100 का है लेकिन वो 105 पर दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब देखो 42 लाख को 105 से डिवाइड करोगे तो 40,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 105 के हिसाब से पीसी डिस्चार्ज हो गए, तो 40,000 शेयर पीसी में दिए जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट बना दी देखो, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट आप लोग देख लेना, ये देखो 80 यानी 40 तो उसकी पहले से कैपिटल थी, 40 और दे दिया,
मतलब 40,000 शेयर 100 के हिसाब से 40 लाख का कैपिटल इंक्रीमेंट होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में 3.5 आएगा। डिवेंचर्स में ये देखो 15 उसका पहले से था, 7.2 के और दे दिए। फिर ये रिटायरमेंट ग्रेचुइटी सबको जोड़ दिया, इसमें से कॉन्ट्रा माइनस कर दिया, ये सब मैंने करके यहाँ पर ये बेटा ले रखा है देखो। ठीक है, इधर ये नोट्स भी मैंने बना दिए। रिजर्व एंड सरप्लस देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम आया और जनरल रिजर्व था परचेजिंग कंपनी का। बस देख लेना इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये है बच्चों होल्डिंग कंपनी का मतलब कंसोलिडेशन। द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ सेवा लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी मेवा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 25 को। शेयर कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, पीएनएल दे रखा है, डिवेंचर्स दे रखे हैं, ट्रेड पेबल्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट 3000, इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड बैंक एंड कैश इन हैंड। ऑथराइज्ड कैपिटल 9000 लाख दे रखा है, ठीक है। मेवा लिमिटेड का 6000 लाख है, ठीक। सेवा लिमिटेड एक्वायर्ड 80% इक्विटी शेयर ऑफ मेवा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2024। तो इस क्वेश्चन में तो टाइम एडजस्टमेंट भी नहीं है, पहले ही दिन शेयर खरीद लिए। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मेवा लिमिटेड स्टूड 2000 एंड 800 लाख रिस्पेक्टिवली। On 1st November, Meva Limited issued one fully paid bonus share for every 3 share held out of balance of its general reserve on 31 मार्च 2024। ठीक है। On 31 मार्च 25, सेवा लिमिटेड इन्वेंट्री इंक्लूड गुड्स विच इट हैड परचेज फॉर 125 लाख फ्रॉम मेवा लिमिटेड। मेवा लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25 लाख। तो बेटा 25 लाख का स्टॉक रिजर्व होगा जो स्टॉक से हटाना है और मेवा लिमिटेड के पोस्ट प्रॉफिट में से हटाना है। ठीक है, पोस्ट प्रॉफिट से, क्योंकि बिल्कुल एंड वाली डेट को दे रखा है। तो हमें ड्यूरिंग द ईयर ही गुड्स बेचा होगा ऐसा हम मानकर चल रहे हैं आपके शेयर खरीदने के बाद। तो पोस्ट पीरियड में गुड्स बेचा होगा मेवा ने सेवा को, तो ये पोस्ट प्रॉफिट है, तो पोस्ट प्रॉफिट से माइनस कर देना। आपसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूछ रहा है। अच्छा जी, बोनस इशू देखो, इसमें बोनस इशू यहाँ पर देखो, ये बैलेंस शीट है और यहाँ पर मैंने ये आपका प्रॉफिट का एनालिसिस किया है। पहले जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व में जितना बोनस बांटा पहले बोनस को ऐड कर लो क्लोजिंग बैलेंस में। और बोनस देखो, 1 शेयर के बदले 3 शेयर, यानी 3 के बदले 1 शेयर। और जो कैपिटल ऊपर दे रखी है ना उसमें बोनस शेयर इंक्लूड है। तो ऊपर कैपिटल जो 4000 दे रखी है वो आफ्टर बोनस है, क्योंकि बोनस हुआ है 1 नवंबर को। और बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की, यानी उसके लगभग 4-5 महीने के बाद की। तो बेटा एंट्री तो हो ही चुकी है। तो एंट्री हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि अगर पहले 3 रुपए की कैपिटल थी तो आप 1 रुपए की कैपिटल बोनस के तौर पर दोगे, तो इसका मतलब बोनस के बाद की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 रुपए। तो आपको 1/4 रेशो लगाना पड़ेगा जो 4000 की कैपिटल ऊपर दे रखी है। हम कहेंगे 4 1/4 करके बोनस निकालना पड़ेगा, समझे। ऐसे मान लो, देखो आपका शेयर कैपिटल बिफोर बोनस 100 रुपए था, अब आपने 1/3 का बोनस दे दिया, तो इसका मतलब बोनस कितना दे दिया, 33.333। तो आप शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस कितना हो गया, 133.3333। अब अगर आपको बोनस निकालना हो तो बोनस के बाद की कैपिटल दे रखी है 4000, तो 4000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाई 133.333। तो आप करोगे तो देखो ये 1000 आएगा निकल कर, आप करके देख लेना। यानी 1/3 अगर बिफोर बोनस है तो 1/4 आफ्टर बोनस हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करके दिखाई है कि यहाँ पर देखो पहले जनरल रिजर्व क्लोजिंग 1200 दे रखा है, ओपनिंग 2000 दे रखा है। फिर मैंने क्लोजिंग में पहले बोनस ऐड कर दो, तो बोनस ऐड करोगे 4000 का 1/4 तो 1000, तो ये 1200 2200, ये 2000, तो 200 का इंक्रीमेंट हुआ होगा इस बार जनरल रिजर्व में। अब बोनस प्री वाले से माइनस कर दो, क्योंकि प्री से आपने बोनस बांटा है, तो ये बैलेंस बचेगा 1000 और 200। फिर इसमें होल्डिंग और सब्सिडी माइनॉरिटी का बांट दिया गया 80% 20%। फिर पीएनएल का देखो, पीएनएल में 800 था, वो क्लोजिंग है 1500, क्लोजिंग है 1500 और ओपनिंग 800, तो 700 का इंक्रीमेंट हुआ, कोई टाइम एडजस्टमेंट है नहीं। तो स्टॉक रिजर्व माइनस कर दो 25, बाकी जो बचेगा उसको सेवा और माइनॉरिटी में बांट दीजिए। फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला है बेटा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देखिए, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आएगा 1640 का, इधर माइनॉरिटी आएगा 1335, इधर कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, फिर रिजर्व जो जनरल रिजर्व है और पीएनएल का बैलेंस दे रखा है, तो ये 5840। और फिर बेटा बैलेंस शीट मैंने यहाँ पर बनाकर दे ही दिया आपको, आप देख लेना इसको, ये बैलेंस शीट यहाँ पर मैच हो जाएगी। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट बन गई कंसोलिडेटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 4 मार्क्स का था पहला क्वेश्चन। इसमें बोला है AS5 का क्वेश्चन था,
कि एक एम्प्लॉय है जिसको छुट्टी दी गई 9 महीने की, पेड लीव। उसके बाद वो 9 महीने के बाद जब ज्वाइन की तो उसको एक साथ इन्होंने 9 महीने की सैलरी दे दी, समझे? जिसमें से 3 महीने प्रीवियस ईयर के थे और 6 महीने करंट ईयर के थे। तो इन्होंने क्या करा, वो 3 महीने जो प्रीवियस ईयर के थे तो प्रीवियस ईयर के अकाउंट में डालने चाहिए थे, वो ये लिखना भूल गए। अब सीधा सीधा 9 महीने की सैलरी इन्होंने करंट ईयर में ही डाल दी, तो वो इन्होंने गलत किया। जो पिछले 3 महीने की सैलरी थी जो पिछले साल की, वो पिछले साल ही डालनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप भूल गए थे और करंट ईयर में डाल रहे हो तो उसको प्रायर पीरियड आइटम मानकर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा है, अगर मान लीजिए उसे आपने टर्मिनेट कर दिया होता पहले और 9 महीने के बाद कोर्ट के ऑर्डर से उसको रीअपॉइंट किया गया और फिर 9 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ी, तब क्या होगा? तब बेटा आपको पूरे 9 महीने की सैलरी करंट ईयर में ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर एम्प्लॉय नहीं थी उस पीरियड में आपकी, क्योंकि आप टर्मिनेट कर चुके थे उसे। तो उसमें पूरी की पूरी 9 महीने की सैलरी करंट ईयर की डाली जाएगी और उसमें कोई प्रायर पीरियड आइटम मानने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप पढ़ लेना अपने आप। फिर इसी में दूसरा सवाल पूछा है कि एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। तो बेटा देखो, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ये आपके एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन था। और बेटा छठा क्वेश्चन आपका ब्रांच का था, उसका सॉरी बी क्वेश्चन था जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का था। बहुत आसान क्वेश्चन था, एंट्री मैंने बना कर दे दी है, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन 6C जो था वो ब्रांच का क्वेश्चन था। इसमें 2 ब्रांच है, तो इसमें डेटर्स मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेटर्स मेथड से हमको ब्रांच अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये बनाकर दिया हुआ है, एक तो ब्रांच अकाउंट बनाया है और एक हमने ये डेटर्स अकाउंट बनाया है, ठीक है। डेटर्स अकाउंट से हमारा निकल कर आया कैश रिसीव्ड, जो हमारा यहाँ पर रेमिटेंस के तौर पर गया, ठीक है। ये प्रॉफिट निकल कर आया 82 और 92,800, ये ब्रांच का प्रॉफिट निकल कर आया। बेटा अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, लेकिन फिर भी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो आप एक बार मेरे को जरूर 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 नोटिस में लेकर आए, ठीक है। थैंक यू वेरी 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 मच। आप लोग वीडियो को जरूर बेटा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बेटा स्टे ट्यून, जो बच्चे रिवीजन के इंतजार में हैं उनका रिवीजन बेटा बिल्कुल बहुत जल्द सीए इंटर का रिवीजन आने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, ठीक है, और जो जनवरी तक चलेगा। और फाइनल का मेरा बैच लॉन्च होने वाला है बेटा 1 अक्टूबर से। तो जिन बच्चों को भी फाइनल की क्लासेस लेनी है तो वो थोड़ा सा इंतजार करें, और 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं सारी की सारी फाइनल के बारे में अनाउंसमेंट लेकर आऊंगा कि कितना बैच, कितने आवर्स का होगा, फी क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी, सारी बातें मैं बताने वाला हूं 1-2 दिन में। चलिए जी, तो थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।